क्या तेज प्रताप यादव अपने भाई तेजस्वी के साथ सियासी विरासत की जंग में पार्टी को दो हिस्सों में बांटने की तैयारी कर रहे हैं? क्या तेज प्रताप यादव भी एलजेपी की तरह पशुपति पारस वाली चाल चल रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि तेज प्रताप ने एक ऐसी चाल चली है जो तेज प्रताप की पारस चाल नजर आ रही है। बिहार की राजनीति में पासवान परिवार की सियासी विरासत को लेकर जंग का लावा अब भी बयानों के जरिए बाहर आता रहता है और इसी बीच लालू परिवार में राजनीतिक उत्तराधिकारी और पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई में सबसे मुश्किल मोड़ आ गया है। यहाँ से या तो पासवान की पार्टी की तरह राष्ट्रीय जनता दल से अलग होकर तेज प्रताप दूसरी पार्टी बनाने पर विचार कर सकते हैं या अपने अधिकारों की जंग के लिए पार्टी में रहकर ही बगावत जारी रख सकते हैं। और उस बागी दांव का सबसे पहला हथियार साबित हुए तेज प्रताप के खास और अब लोक जनशक्ति पार्टी का हाथ थामने वाले आकाश यादव। आरजेडी छात्र इकाई के पूर्व अध्यक्ष आकाश यादव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की मौजूदगी में एलजेपी का दामन थाम लिया है। जिस दल के समय में हमने केस मुकदमा खाने का काम किया, सड़क पर संघर्ष करते वक्त में, आज उस दल ने कह दिया कि मेरा पद पे कभी था ही नहीं। तो ये बात कहीं ना कहीं एक गरीब का बेटा है, यादव का बेटा है, ये बात हमारे दिल को काफी चोट पहुंचाया, जिसके वजह से हमने राष्ट्रीय जनता दल के तमाम चीजों से इस्तीफा देने का काम किया। एक नौजवान लड़का हमारे दल को मिला है और दोनों नौजवान हैं, प्रिंस राज भी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सांसद भी हैं, आकाश यादव भी हैं और लोग काफ़ी लोग जुटेंगे। एक नौजवानों की एक अच्छी टीम बनेगी और भविष्य में ये झोपड़ी जो है झोपड़ी बहुत आगे बढ़ेगा। हमारे बड़े पापा रामदास पासवान जी, उनके बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध बात है कि वो हर एक को मान सम्मान, छोटे हो या बड़े हो, उनको पूरा मान सम्मान देते थे। तो यहाँ भी जो भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, छोटे हों या बड़े हों, उनको मान सम्मान दिया जाता है। और हमें पूरा विश्वास है आकाश जी के साथ जो घटना घटी, उन्होंने अपना आस्था हमारी पार्टी में दिखाया है और इनको पूरा मान सम्मान यहाँ मिलेगा। माना जा रहा है कि आकाश यादव को निलंबित करने के बाद उनकी ओर से जो बागी तेवर अपनाए गए, उसके लिए तेज प्रताप ने पहले ही फील्डिंग कर ली थी। इसीलिए तेज प्रताप के साथ साथ आकाश यादव ने भी बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आकाश यादव को आरजेडी छोड़ने के बाद अब एलजेपी की छात्र इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है। ये वही आकाश यादव हैं जिन्होंने खुलकर बगावत की थी जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव के खिलाफ। और अब इस बात का भी दावा किया जा रहा है उनकी तरफ से कि कई और नेता आरजेडी छोड़कर एलजेपी को ज्वाइन करने की कतार में हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ ये पूरी की पूरी जो बगावत हो रही है, तेज प्रताप यादव का यह सबसे बड़ा दाव के रूप में देखा जा रहा है। आरजेडी के सूत्रों का दावा है कि तेज प्रताप यादव और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के बीच आकाश यादव को लेकर पहले ही सियासी सेटिंग हो गई थी। इस बीच तेज प्रताप दिल्ली आए, रक्षाबंधन पर बहनों से राखी बंधवाई और फिर दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद वृंदावन चले गए। वहीं से बैठे बैठे उन्होंने दिल्ली में आकाश यादव की एलजेपी में ज्वाइनिंग का राजनीतिक खेल रचा। माना जा रहा है कि तेज प्रताप ने ऐसा करके अपनी पार्टी और तेजस्वी यादव को साफ संदेश दे दिया है कि वो किसी भी मोर्चे पर जंग लड़ने के लिए तैयार है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय सभी गाड़ियों में ड्राइवर की बगल वाली सीट पर एयरबैग को जरूरी करने के आदेश में बदलाव की तैयारी में है। News18.com की रिपोर्ट है कि सभी गाड़ियों में एयरबैग को जरूरी करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर तक की जा सकती है। मतलब ये कि 31 दिसंबर 2021 के बाद बनने वाली सभी गाड़ियों में आगे की दोनों सीटों पर एयरबैग जरूरी किया जा सकता है। सरकार ने पिछले साल किए गए फैसले में ये समय सीमा 31 मार्च 2021 रखी थी, लेकिन अप्रैल और मई के महीने में कोरोना की दूसरी लहर आ जाने से सरकार को अपना फैसला टालना पड़ा। एयरबैग हादसों के समय गंभीर चोट से बचाने का काम करता है। भारतीय लड़ाकू विमानों को अब एक नया रक्षा कवच मिल गया है। इस रक्षा कवच के मिलने के बाद न तो लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार खोज पाएंगे और न ही मिसाइलों के जरिए हमला करके उन्हें गिराया जा सकेगा। दावा है कि देश के रक्षा अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ एक ऐसी एंटी रडार तकनीक विकसित कर ली है जिसके जरिए लड़ाकू विमानों को मिसाइल के हमलों से बचाया जा सकेगा। भारतीय लड़ाकू विमानों को धराशायी करने की हसरत न तो अब चीन की पूरी होने वाली है और न ही पाकिस्तान जैसे मुल्क की, क्योंकि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने रडार और मिसाइलों को चकमा देने वाली वो तकनीक विकसित कर ली है जिस तकनीक को लड़ाकू विमानों का सबसे बड़ा रक्षा कवच माना जा रहा है। डीआरडीओ की जोधपुर लैब ने पुणे की हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैब के साथ मिलकर
चैफ तकनीक विकसित की है। ये चैफ तकनीक लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार से बचाएगी। सबसे पहले इस तकनीक का इस्तेमाल जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों पर किया जाएगा, क्योंकि जगुआर विमानों पर ही इसका ट्रायल पूरा किया गया है। वायुसेना से हरी झंडी मिलने के बाद मिराज, सुखोई समेत दूसरे लड़ाकू विमानों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हमारा जो चैफ का कार्ट्रिज है वो 2 से लेके 18 गीगाहर्ट्ज तक जितनी भी थ्रेड फ्रीक्वेंसी हैं सब में इफेक्टिव पाया गया है। इसका एयरफोर्स ने बहुत एग्जॉस्टिव ट्रायल किया है जगुआर एयरक्राफ्ट को यूज करके, और उसमें इसको इफेक्टिव पाया गया है और इसकी परफॉर्मेंस को सेटिस्फैक्टरी मानते हुए एयरफोर्स ने इसको इंडक्ट करने के आदेश दिए हैं। दुनिया में ब्रिटेन की 3 कंपनियां ही चैफ तैयार कर रही है। DRDO चैफ के निर्माण के लिए ये तकनीकी 2 स्वदेशी कंपनियों को ट्रांसफर करेगा। खास बात यह है कि DRDO की ओर से विकसित चैफ कार्टिलेज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ तकनीक है। इससे पहले दुनिया में विकसित चैफ को राडार बेस्ड मिसाइलें भेद भी सकती है, लेकिन भारत के चैफ को नहीं। यानी इस चैफ तकनीकी के सारे भारत के लड़ाकू विमान दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। और आइए अब चैफ तकनीक के बारे में भी समझ लेते हैं कि आखिर ये तकनीक क्या है और कैसे काम करती है। चैफ फाइटर विमानों में लगने वाले काउंटर मेजर डिस्पेंडिंग यानी दुश्मन के रडार आधारित मिसाइल से बचाने वाला उपकरण होता है। ये विमान को इंफ्रारेड और एंटी रडार से बचाता है। इसकी मदद से हम युद्ध को जीत सकते हैं। तो ये इस टेक्नोलॉजी की बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंस है। ये एक तरीके से हमारा रक्षा कवच है जो जहाज़ों को हमारे दुश्मन की मिसाइलों से बचाएगा। और इस फील्ड में DRDO जोधपुर ने बहुत ही महारत हासिल की है, न केवल मटेरियल के क्षेत्र में बल्कि जो इसको डिजाइन करना है, जो इसको मॉडलिंग करना है, जो इसको सिमुलेशन करना है, उस क्षेत्र में भी हमने महारत हासिल की है। सही मायने में ये चैफ फाइबर होता है। बाल से भी पतले इस फाइबर की मोटाई महज 25 माइक्रोन होती है। जैसे ही हवाई जहाज को पता पड़ता है कि उसके पीछे एक मिसाइल लगी हुई है, वो तुरंत इस कार्ट्रिज को एक काउंटर मेजर डिप्लॉयमेंट सिस्टम जो हवाई जहाज में लगा रहता है उसकी मदद से आकाश में छोड़ता है, और ये लाखों करोड़ों फाइबर्स हवा में फैलकर एक चैफ क्लाउड का निर्माण करते हैं जो आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन रडार पर उसका सिग्नल हवाई जहाज के सिग्नल से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसको आभास होता है कि हवाई जहाज दूसरी डायरेक्शन में है और वो मिसाइल उस तरफ मुड़ जाती है और हमारा हवाई जहाज सक्सेसफुल हो जाता है। चैफ के इस्तेमाल के लिए पायलट को आधा सेकंड से भी कम का समय मिलता है। ऐसे में पायलट को विशेष प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए वर्चुअल सिस्टम तैयार किया जा रहा है ताकि पायलट सीधे विमान पर जाने से पहले प्रशिक्षित हो जाए। DRDO ने चैफ को विकसित करने के लिए 4 साल की डेडलाइन तय की थी, लेकिन महज 2.5 साल में ही DRDO ने इसे विकसित कर लिया। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी अहम कदम है। इस स्वदेशी तकनीक का निर्माण भी भारत की ही 2 कंपनियां करेंगी। DRDO ये तकनीक इन स्वदेशी कंपनियों को ट्रांसफर करेगा। वायुसेना इस तकनीक को इन कंपनियों से खरीदेगी। अभी तक एयरफोर्स को करीब 100 करोड़ सालाना इस तकनीक के आयात पर खर्च करने पड़ रहे हैं। अब न सिर्फ इससे आधे दामों में वायुसेना को ये तकनीक मिलेगी, बल्कि भारत अपने मित्र देशों को निर्यात करने पर भी विचार कर सकता है। यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार पर एक और बड़ी कार्रवाई हुई। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम से बने गोदाम को जोड़ने वाली सड़क को तोड़ दिया गया। आरोप है कि यह सड़क मुख्तार अंसारी के जरिए अवैध जमीन पर बनाई गई थी, जिसके खिलाफ गाजीपुर प्रशासन ने कार्रवाई की। इसके लिए पुलिस और प्रशासन की टीम सबसे पहले नंदगंज पहुंची और मुख्तार अंसारी के गोदाम को जोड़ने वाली सड़क को तोड़ना शुरू कर दिया। अवैध तरीके से बनवाई गई इस सड़क को तोड़ने के लिए खुदाई करने वाली 2 मशीनें लगाई गई, जो उस सड़क का नामो निशान मिटाने में जुट गई। कुछ ही देर में उस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देने लगे। जमीन पर अवैध रूप से सड़क का निर्माण कर लिया गया था अपने गोदाम को मुख्य मार्ग से कनेक्ट करने के लिए। बताया गया कि सड़क से पहले इस जगह पर एक सरकारी तालाब था।
यूपी के देवरिया में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। यूपी के देवरिया में गंडक नदी के पास खेल रहे 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। हरियाणा के रोहतक में एक प्रॉपर्टी डीलर समेत उसके परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। साथ ही इस प्रॉपर्टी डीलर की बेटी घायल हालत में मकान से मिली। पुलिस ने मामले में प्रॉपर्टी विवाद की भी आशंका जताई है। दिल्ली के शंकर रोड इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, जिस पर दमकल की करीब 15 गाड़ियों ने किसी तरह काबू पाया। आईआईटी दिल्ली के एक छात्र ने प्रदूषण सोखने वाला कपड़ा बनाने का दावा किया। बताया गया कि इस कपड़े में खास तरह के केमिकल की परत चढ़ाई गई है, जिससे ये हवा में मौजूद प्रदूषण को सोखकर उसे साफ कर सकता है। बेसिकली ये कॉटन फैब्रिक ही है और इसके ऊपर हमने एक स्पेशल कोटिंग लगाई है। दावा है कि इस कपड़े से मास्क या घर के पर्दे बनाए जा सकते हैं, जिससे जहरीली हवा को घर के अंदर आने से रोका जा सके। लोगों के लिए इससे काफी ज्यादा सुविधा हो जाएगी। लोग इन्हें घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ऑफिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली के छावला में कुछ दिन पहले हुई एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी की हत्या के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ा। पुलिस ने बताया कि यह हत्या विदेश में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान ने करवाई। हालांकि ये गैंगस्टर इस रेस्टोरेंट के मालिक की हत्या करवाना चाहता था, लेकिन हमलावरों के पास रेस्टोरेंट के मालिक की तस्वीर नहीं थी, इसलिए धोखे में उन्होंने रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी को गोली मार दी। गुजरात के पाटण में एक आदमी की जेब में रखे मोबाइल में अचानक आग लग गई। आग लगने से पहले जेब में रखे मोबाइल से धुआं निकला, जिसे देख उस आदमी ने मोबाइल को नीचे पटक दिया और वो थोड़ी ही देर में पूरी तरह जल गया। नेपाल के कई इलाकों में हो रही भारी बारिश बिहार के लिए मुसीबत का सबब बन गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से नेपाल से बिहार में आने वाली गंडक समेत कई नदियां उफान पर है। इस बीच वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर बने बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। लेकिन सबसे डरा देने वाली तस्वीर बगहा से सामने आई। गंडक नदी के सैलाब ने वहां के कई इलाकों में तबाही मचाई और इससे एसएसबी के जवानों का एक कैंप भी नहीं बच सका। ये कैंप पूरी तरह डूबा दिखा। उसके चारों तरफ कई फीट तक पानी भरा था। हालात इस कदर बिगड़े कि वहां नाव चलाने की नौबत आ गई। जवानों ने तो कैंप छोड़कर पास में ही ऊंचाई वाली जगह पर टेंट लगा लिए। वहीं एक दूसरे इलाके में भी पानी सैलाब की तरह सड़कों पर बहता दिखाई दिया। कई घरों में भी पानी घुस गया। खबर है कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों को प्रशासन की मदद से सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। इसी तरह की तस्वीरें कुछ दूसरे जिलों से भी सामने आई। यूरोप के देश रोमानिया और जापान के बीच राजनयिक संबंधों के 100 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया। जापान ने रोमानिया में भारी निवेश किया है और वो वहां बहने वाली डेन्यूब नदी पर एक बड़ा पुल भी बना रहा, जिसके करीब एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दोनों देशों के अधिकारी पहुंचे और जश्न में शामिल हुए। इस दौरान दोनों देशों की खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की गई। जापान को धन्यवाद देने के लिए पुल पर उसका झंडा भी लटकाया गया। ये पुल जापान की मदद से बनाया जा रहा है, जो बनने के बाद यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा पुल होगा। It's very important for the connectivity of European countries. करीब 2 किलोमीटर लंबा ये पुल अगले साल तक चालू हो सकता है, जिससे सिर्फ रोमानिया ही नहीं पूरे यूरोप को काफी फायदा होगा। तेज प्रताप के करीबी आकाश यादव ने एलजेपी के पारस गुट का दामन थाम लिया। बिहार में आरजेडी की छात्र इकाई के पूर्व अध्यक्ष और तेज प्रताप यादव के करीबी आकाश यादव लोक जनशक्ति पार्टी के पारस गुट में शामिल हो गए। उन्हें केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और सांसद प्रिंस यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। साथ ही उन्हें एलजेपी छात्र अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी गई। हाल ही में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आकाश यादव को उनके पद से हटा दिया था। इसी के विरोध में तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली थी। जिस दल के समय में हमने केस मुकदमा खाने का काम किया सड़क पर संघर्ष करते वक्त में, आज उस दल ने कह दिया कि मेरा पद पे कभी था ही नहीं। केरल में कोरोना के 32,801 नए मामले सामने आए। साथ ही पिछले 24 घंटों में 179 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के बढ़ रहे इन मामलों की वजह से राज्य सरकार ने फिर हर रविवार लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। पंजाबी गायक गुरदास मान के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में जालंधर में एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि गुरदास मान इस मामले पर पहले ही माफी मांग चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयुष यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के कार्यक्रम की हो रही तैयारियों का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य के कुछ अधिकारियों को चेतावनी दी, जिस पर सियासत गर्मा गई। उन्होंने सत्ता बदलने पर उन्हें देख लेने की धमकी दे दी। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला अपने जेब में लेके घूमते हैं
वो किस पॉकेट में है, वो कौन सी पैंट है, वो पैंट का याद रखिएगा, हम भी जानते हैं। इस बयान के सामने आते ही खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर पलटवार किया। लगता है कि बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। मैं देख लूंगा। मैं कहता हूं पहले कांग्रेस पार्टी देख लो। कोरोना के नए मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद दिल्ली में शर्तों के साथ स्कूल फिर से खुलेंगे। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक अहम बैठक में स्कूलों को कई चरणों में खोलने का फैसला लिया गया। पहले चरण में 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल और कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे, जबकि सूत्रों के मुताबिक इसके अगले हफ्ते यानी 8 सितंबर से 6ठी से 8वीं तक के छात्र स्कूल जा सकेंगे। हालांकि जो भी स्कूल, कॉलेज या कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे वहां कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराना जरूरी होगा। यही नहीं, किसी भी बच्चे को जबरदस्ती स्कूल आने के लिए भी नहीं कहा जाएगा। यानी अगर बच्चों के माता पिता उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं तो स्कूल बच्चों पर आने का दबाव नहीं बनाएंगे और न ही उन्हें गैर हाजिर माना जाएगा। ऐसे बच्चों के लिए पहले की ही तरह ऑनलाइन क्लास की सुविधा जारी रहेगी और सब कुछ ठीक रहा तो छोटे बच्चों के भी स्कूल जाने पर आने वाले दिनों में फैसला हो सकता है। पिछले 1 महीने में दिल्ली के टीचर्स को वैक्सीनेट कराने के लिए स्पेशल ड्राइव्स चलाए हैं और सरकारी स्कूलों का करीब 98% टीचर एंड ऑल स्टाफ कम से कम फर्स्ट डोज ले चुका है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। कई इलाकों में तो नदी नालों के उफान पर आने से रास्ते भी बंद हो गए। ऐसी ही एक तस्वीर वहां के विकास नगर से भी सामने आई, जहां एक इलाके में तेज बारिश के बाद पहाड़ से पानी सैलाब बनकर बहता नजर आया। सैलाब भी ऐसा कि अगर कोई इसमें पैर रख दे तो तिनके की तरह बह जाए। इस सैलाब की वजह से वहां दूसरी तरफ कुछ गांव वाले फंस गए, जिन्हें निकालने का जिम्मा एसडीआरएफ के जवानों ने संभाला। बड़ी सावधानी से तेज बहाव के ऊपर लोहे की एक सीढ़ी को इस तरीके से लगाया गया कि लोग इसका इस्तेमाल पुल की तरह कर सके। हालांकि इस तरीके से उफनते नाले को पार करना आसान नहीं था, लेकिन गांव वालों ने भी हिम्मत दिखाई और सैलाब को पार कर लिया। इस बीच एसडीआरएफ के कुछ जवान अपनी जान जोखिम में डालकर सैलाब के बीच खड़े हो गए, ताकि अगर किसी का संतुलन बिगड़ा तो वो उसे बहने से रोक सके। बिहार के कटिहार से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां मछली मारने के मुद्दे पर 2 गुट आपस में भिड़ गए। बताया गया कि इस मारपीट में दोनों पक्षों के कुछ लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, क्योंकि मछली मारने का मामला इतना बढ़ गया कि वो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। छोटी सी बात को मुद्दा बनाकर उन लोगों ने जमकर लाठियां चलाईं, जिससे जितना बन पाया उसने सामने वाले को उतना मारा। हंगामे के दौरान एक शख्स को जैसे ही सिर पर सामने से लाठी लगी वो सड़क पर गिर गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को अपना दम दिखाने में पीछे नहीं रहे। हंगामा इतना बढ़ गया कि ये मामला पुलिस तक पहुंचने में भी देर नहीं लगी। बताया गया कि पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस हमले में जिन लोगों को चोटें आईं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश को गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष महाविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वो महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राष्ट्रपति के साथ मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति और सीएम योगी के इस कार्यक्रम को देखते हुए गोरखपुर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां सरकारी अस्पताल के परिसर में रूमाल बेच रही एक महिला के साथ बदसलूकी की गई। बताया गया कि किसी बात पर अस्पताल के एक डॉक्टर के साथ उस महिला की बहस हो गई, जिसके बाद वो डॉक्टर उसका हाथ पकड़कर अस्पताल परिसर से बाहर ले जाने लगा। उसने वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों को इशारे से बुलाया, लेकिन तभी वो महिला जमीन पर गिर गई। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा कि वो बेहोश हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी उस डॉक्टर का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो उस महिला को घसीटने लगा। वो इसी तरह उसे कुछ दूर ले गया और एक कार के पास जाकर छोड़ दिया। ये देख वहां मौजूद लोग चिल्लाने लगे। हालांकि इसके बावजूद कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। थोड़ी देर बाद अस्पताल का एक सुरक्षा कर्मी वहां पहुंचा। उसके पीछे कुछ और लोग भी उसके पास गए। उन सब ने मिलकर उसे जमीन से उठाना चाहा, लेकिन वो बेसुध वहीं पड़ी रही।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार में काफी लंबे वक्त से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हटाने की मांग उठ रही है। इन सबके बीच एक रोज पहले दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल और राहुल गांधी के बीच 3.5 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। हालांकि इस मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि उनकी राहुल गांधी के साथ राज्य के विकास और उससे जुड़ी कई मुद्दों पर बातचीत हुई। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है और वो अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ आएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल गांधी से 3 घंटे की मुलाकात हुई है और आमंत्रण को स्वीकार किया राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ आने का। सर, क्या बात? देखिए, राहुल जी से बहुत दिल खोल के बात हमने की और लंबी चर्चा हुई छत्तीसगढ़ के राजनीति के बारे में, छत्तीसगढ़ के आर्थिक व्यवस्था के बारे में, छत्तीसगढ़ के योजनाओं के बारे में, और अंत में मैंने राहुल जी से छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने शहर स्वीकार किया। अगले सप्ताह वो छत्तीसगढ़ आएंगे। पिछली बार मुलाकात के बाद 10 जनपद पे मुलाकात हुई थी पार्टी आलाकमान से। आपने कहा था कि पार्टी के अंदर जहां बहुमत वहां 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं चलता, जब अलग अलग गठबंधन होते हैं, गठजोड़ की सरकार होती है, वहाँ होता है। ये बार बार मीडिया में भी खबरें आ रही थी। आपको भी 3 दिन के अंदर आना पड़ा दिल्ली, और ये अंदेशा हुआ कि आखिर तमाम विधायक और संगठन के लोग यहाँ क्यों पहुँचे हैं। तो क्या किसी तरह की इस तरह के फॉर्मूले की बात हुई थी? क्या नेतृत्व परिवर्तन का भी अंदेशा था? देखिए, पिछले दिनों आए तब भी मैंने, पुनिया जी ने, सब ने यही बात की कि विकास के मुद्दे में, योजनाओं के बारे में चर्चा हुई। पिछले समय भी एजेंडा नहीं था, इस समय भी एजेंडा नहीं था। इस समय भी हमने विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा की, राजनीतिक चर्चा की, सब खुल के बात हुई। आप भी सीएम रहेंगे 5 साल तक? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जिस दिन हाईकमान का है मैं पद छोड़ दूंगा। लेकिन किसी भी विधायक को दिल्ली में एआईसीसी के द्वारा, हाईकमांड के द्वारा या किसी के व्यक्ति के द्वारा नहीं बुलाया गया। टकराव की स्थिति कहीं नहीं है। भूपेश बघेल जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं इस पद पे तब तक हूँ जब तक हाईकमांड के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा कहा जाता है, और जिस दिन कहेंगे मैं हट जाऊँगा। और टी.एस. सिंहदेव के द्वारा भी जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी स्पष्ट किया कि ये तो मेरे अधिकार की बात नहीं है, ये हाईकमांड में बैठे लोग, उनके अधिकार की बात है, वो जो निर्णय करेंगे वो सबको मंजूर होगा। राहुल गांधी से मिलने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में जुटे छत्तीसगढ़ के विधायकों से राज्य के प्रभारी पीएल पुनिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने कांग्रेस के विधायकों से बातचीत की, जिसमें भूपेश बघेल के समर्थकों ने कांग्रेस आलाकमान से नेतृत्व परिवर्तन नहीं करने की मांग की। भूपेश बघेल की मुलाकात राहुल गांधी से 3 घंटे तक हुई है कि छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर क्या होगा। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कांग्रेस के मीडिया ब्रीफिंग हॉल में 24 अकबर रोड पे, और यहाँ संगठन से जुड़े लोग, तमाम लोग मौजूद हैं। प्रदेश के उपाध्यक्ष मौजूद हैं और नगर निगम के विभिन्न पदों पे आसीन लोग जो हैं यहाँ पहुँचे हैं। अपने को कांग्रेस कार्यकर्ता नेता बताते हैं, लेकिन भूपेश बघेल के सब लोग समर्थक हैं और ये मांग कर रहे हैं कि राज्य में किसी तरह का नेतृत्व परिवर्तन न हो। अटल जी, आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, आपने कहा कि किसी तरह का परिवर्तन न हो। भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को इनवाइट किया कि आप राज्य में आइए और वहाँ के प्रोग्रेस को देखें। अब क्या उम्मीद है? इसका मतलब साफ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें इनवाइट किया है एज ए मुख्यमंत्री कि वो छत्तीसगढ़ में आए और देखें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किस तरीके से विकास की धारा बहाई। उनके नेतृत्व में पिछले 2.5 सालों में छत्तीसगढ़ के जनमानस में छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान की अलग जगह है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी जी को निमंत्रण दिया है कि वो छत्तीसगढ़ आएँ। छत्तीसगढ़ के किसान कितने खुशहाल हैं, छत्तीसगढ़ के आदिवासी जो 32% हैं वो किस तरीके से खुशहाल है, ये देखने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया। आप लोग ये बताएं, आप लोग पार्टी संगठन से जुड़े लोग, इस तरह की स्थिति पैदा क्यों हो गई कि 2.5 साल का फॉर्मूला था कि नहीं, टी.एस. सिंहदेव बनाम भूपेश बघेल, ऐसी स्थिति पैदा क्यों हो गई? आप लोग को क्यों लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो स्थिति 2.5 साल वाली है, ये मीडिया की बनाई हुई है। कांग्रेस जन पूरे छत्तीसगढ़ में एक हैं, पूरा संगठन एक है, पूरा सब मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के साथ हैं। और ये 2.5 वर्ष की जो बात है वो केवल मीडिया में है, न जनता में है, न संगठन में है, न कार्यकर्ताओं में। ठीक है, बिल्कुल, न जनता में है, न संगठन में है, न कार्यकर्ताओं में।
आपने कहा कि हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन कांग्रेस में आज तक मैंने पिछले कई सालों से ऐसा नहीं देखा कि किसी मुख्यमंत्री के समर्थन में इतने नेता, विधायक या संगठन के लोग पहुंचे इस मांग को लेकर कि भूपेश बघेल या कोई सीएम ही राज्य का मुख्यमंत्री बना रहे। देखिए, 1.5 साल जो है लगातार कोरोना काल निकला है। हमेशा आप देखिए, विगत संघर्ष के समय भी हर 2 महीने में कांग्रेस के जन, छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी यहाँ हमेशा सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए दिल्ली आते थे। 1.5 साल से हम लोग दिल्ली आ नहीं पाए थे। अभी जो भी राजनीतिक परिस्थितियाँ चली, चूँकि सारे लोग रात और दिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लाने के लिए रात और दिन मेहनत किया। ये सारे लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, इसलिए इनको दर्द हुआ, इसलिए यहाँ आए हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। सिद्धू खेमे की तरफ से लगातार चल रही तख्ता पलट की कोशिशों को रोकने के लिए अब कैप्टन खुद मैदान में उतर आए हैं। वो लगातार खफा नेताओं से उनके घर जाकर मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कांग्रेस नेता राजेंद्र कौर भट्टल के घर जाकर उनसे मुलाकात की। खबर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 2022 के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत करने के इरादे से तमाम नेताओं को साथ लेकर चलना चाहते हैं और इसके लिए वो सिद्धू खेमे को कमजोर करने की कोशिश में है। वहीं इससे पहले सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली ने इस्तीफा दे दिया था। एक प्रेस नोट जारी कर मालविंदर माली ने सिद्धू के सलाहकार पद से हटने का ऐलान किया था। इसके बाद राज्य के प्रभारी हरीश रावत ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी। पार्टी सारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੇ ਹੋ ਕੇ। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए बनाए गए कार्यक्रम से सोनू सूद जुड़ गए। दिल्ली सरकार ने बच्चों को सही दिशा दिखाने के लिए सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। केजरीवाल सरकार सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए देश के मेंटोर नाम से एक अभियान चला रही है। सोनू सूद इसी अभियान के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दिल्ली सरकार ने ये प्लेटफॉर्म खोल के आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है देश के लिए कुछ करने का। भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने यमन के पास समंदर में युद्ध का अभ्यास किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की जयपुर के एसएमएस अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई। अशोक गहलोत ने बताया कि वो कोरोना से ठीक होने के बावजूद अब भी कुछ परेशानियों से जूझ रहे हैं। अशोक गहलोत की बीमारी की ये जानकारी मिलने पर पीएम मोदी और राहुल गांधी ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की। 5-7 घंटा थोड़ा रेस्ट करें, फिर ही इज एब्सोल्युटली फिट टू गो एंड ही इज वेरी हेल्दी। यूपी में कांग्रेस ने किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश नाम की बुकलेट जारी की, जिस पर सियासत गर्मा गई। इस बुकलेट में कांग्रेस ने बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया। पिछली सरकारों ने सिर्फ धर्म की राजनीति की है, जाति की राजनीति की है, बेरोजगारी बढ़ाई है, अपराध बढ़ाए हैं। कांग्रेस की बुकलेट पर बीजेपी भड़क गई और उसने अपनी सरकार का समर्थन करते हुए पलटवार किया। इस यानी बिल्ली खंभा नोचने वाली बात है। अब ये इनके लाने से, इस तरह की चीजें लाने से होना क्या है? उत्तर प्रदेश में इनका है कौन? वहीं बुकलेट से तमतमाई समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस पर हमला करने में पीछे नहीं रही। सबसे कमजोर होता है वो गाली देता है, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर ही नहीं है, ना के बराबर है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने के मकसद से सड़कों पर उतरे, लेकिन पुलिस ने विधानसभा से काफी पहले बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से खफा प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही हंगामा तेज कर दिया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे और पुलिस उनके सामने डटी रही। कुछ ही देर में यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता आगे बढ़े और उन्होंने वहां लगी बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश की। उनके पहुंचने से पहले ही वहां कई पुलिस वाले बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े हुए थे। उन पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गए।
इस प्रदर्शन की अगुवाई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने की। वो भी बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए और हाथों में सिलेंडर का एक कटआउट लेकर उन्होंने भी बहुत देर तक हंगामा किया। बाद में किसी तरह पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने में कामयाब हुई। जब सरकार डरती है, इस प्रदर्शन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की हुई, जिसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक महिला के आत्मदाह मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को यूपी पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उन्होंने रेप पीड़ित को खुदकुशी के लिए उकसाया था, जिसके बाद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई। पुलिस की इस कार्रवाई का पूर्व आईपीएस अफसर ने विरोध किया। वो पुलिस की गाड़ी में बैठने को तैयार ही नहीं दिखे। उनके परिवार वालों ने भी इस कार्रवाई पर ऐतराज जताया। कौन सी बदतमीजी है? ये कोई तरीका नहीं होता है किसी से भी बात करने का। ऐसे में जबरन उन्हें पकड़कर गाड़ी में बैठाया गया, लेकिन वो लगातार इस कार्रवाई का विरोध करते रहे। ये मेरी हत्या कर सकते हैं। मेडिकल चेकअप कराने के बाद अमिताभ ठाकुर को लखनऊ पुलिस ने जेल भेज दिया। विवेचना के दौरान श्री अमिताभ ठाकुर सेवानिवृत्त आईपीएस को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेर लिया। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना साधा। सवाल उठे तो बीजेपी भी समाजवादी पार्टी को जवाब देने से नहीं चूकी। आखिरकार ये अखिलेश यादव जी की कौन सी नीति है जिसमें वो रेप विक्टिम के साथ खड़े होने के बजाय रेप के आरोपियों के साथ खड़े होते हैं? बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई अचानक नहीं हुई, बल्कि एसआईटी जांच की रिपोर्ट के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। पीएम मोदी ने शुक्रवार को टेलीफोन पर इटली के पीएम से बात की। दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम और दुनिया पर होने वाले इसके प्रभावों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए भीषण आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और वहां फंसे हुए लोगों की सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान में मानवीय संकट और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पर बल दिया। अमेरिका के टेनेसी राज्य में बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने का काम तेज कर दिया गया है। वहां कुछ दिन पहले आई बाढ़ में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग लापता हो गए थे। अचानक आई बाढ़ के बाद वहां के कई इलाके डूब गए थे, जिनमें कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां अभी तक 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। उन इलाकों से लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए बचाव अभियान चलाया गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि एक मकान की छत पर खड़े एक बुजुर्ग को भी हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया गया। इसके अलावा हेलीकॉप्टर के ही कई लोगों तक राहत सामग्री भी पहुंचाई गई। इस बीच टेनेसी से एक हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई। वहां बाढ़ के बीच घिरे मकानों में एक मकान आग की लपटों से घिरा नजर आया। कुछ दिन पहले वहां के एक इलाके में 24 घंटे के अंदर 17 इंच से भी ज्यादा बारिश हुई थी। यानी इतनी बारिश की उस इलाके में तबाही आ गई।